फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किए थे। बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा। मैं इसलिए रिवाइज ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जो भी सेक्शन C2 के बच्चे हैं उन्होंने शायद वीडियो YouTube पे देख ही लिया होगा। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अभी तक आप अपने स्टडीज में कंसीडर करते आए हैं, उसी को हम लोगों ने बॉडीज के या पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करने के लिए कंसीडर किया हुआ है, और उसी को हमने कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जा सकता है। जहाँ भी बॉडी होगी उसके साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच किया जाएगा। जहाँ भी ऑब्जर्वर होगा, चूंकि जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट करता है, और उसी स्पेस का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स जिनकी एक्सिस एक्स वाई जेड आप कंसीडर करते हो होती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? सब जगह स्पेस ही स्पेस है। बॉडीज हैं स्पेस में। ये अलग बात है कि छोटी बॉडी हो सकती है या बड़ी बॉडी हो सकती है। बॉडी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पार्टिकल हो चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, सभी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। स्पेस का जो एग्जिस्टेंस है वो 3 डायमेंशंस में हम लोग एज्यूम करते हैं, और मोशन टाइम के रिलेटिव होती है। तो हम ऑब्जर्वर स्वयं बन जाते हैं। बॉडी को कहीं ना कहीं स्पेस में हमने देखा, लोकेट कर दिया, और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और जिस टाइम पे आपने किया वो टाइम हमने नोट कर दिया। तो ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और ये टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको कहते हैं हम लोग स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है? और आप अच्छे से जानते हो, मैं एक सच बताना चाहता हूं, मोस्टली हम लोग अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करते हैं। आप अर्थ पे हैं, आप अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करते हैं, जबकि आप रेस्ट में नहीं हैं। क्यों? अर्थ मोशन में है। अर्थ हमारी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हमें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? आप ये समझते हैं कि अर्थ केवल ये जो सॉलिड पोर्शन है यही अर्थ है, जबकि भूल कर रहे हैं आप। हालांकि रेडियस जो या डायमीटर आप अर्थ का बताते हैं वो इसी सॉलिड और लिक्विड को मिला के जो बनती है, जिसमें सॉलिड पोर्शन भी है, समुद्र भी है, तो सब मिला के जो बनता है इसी की आप रेडियस निकालते हैं। लेकिन इसके अराउंड एटमॉस्फेयर भी होता है जो कि बहुत ऊंचाई तक एग्जिस्ट करता है। तो जब हम यहाँ पे जब चलते फिरते हैं स्पेस में, तो स्पेस के रिलेटिव हम अपने आप को मोशन में एज्यूम करते हैं। अगर अर्थ मूव कर रही है तो उसके साथ पूरा का पूरा स्पेस मूव करता है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती हैं, लेकिन आप भी रेस्ट में नहीं हैं, वो भी रेस्ट में नहीं है। हाँ, हमारे रिलेटिव ये एक मोशन में जरूर एयर आ जाती चलती है, या व्हीकल्स चलती हैं, ट्रेन चलती है, एरोप्लेन चलता है, ये अर्थ के रिलेटिव चलते हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड ऑब्जर्वर है जो सभी को एक साथ देख रहा है, तो देख रहा होगा अर्थ ना केवल वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है, या ऑर्बिटल मोशन में है, उसके अलावा अपनी एक्सिस को रोटेट भी करती है। बहुत सारी मोशंस का ही हिसाब किताब है अर्थ के साथ भी
और मैटर के अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी लगातार मोशन में रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड is a world of motions, world of motions। तो ये आप एज्यूम करके चलते हैं। पिछले टर्म्स में हमने दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए थे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा, मैंने जब इनर्शियल कहा तो इनर्शियल के एग्जाम्पल हमने दिए थे। एक फ्रेम एट रेस्ट, फ्रेम एट रेस्ट और फ्रेम मूविंग या फ्रेम्स मूविंग विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। ये दो एग्जाम्पल हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दिए थे। और इसके पहले हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माना था, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों वैलिड होते हैं, दोनों लागू होते हैं। बल्कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहलाता है। और हिंदी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र शायद कहते हैं, निर्देश तंत्र। इनको हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश की तुलना में हिंदी बहुत कठिन है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको मेरी सलाह है कि शुरुआत में आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी। बहुत सारे सालों का मुझे अनुभव है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में थोड़ी बहुत हिंदी मीडियम में बुक्स मिल भी जाती हैं, बहुत आके जाके इंग्लिश में ही मिलती है। उसका कारण आप जान लीजिए कि साइंस का जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है वो फॉरेन में हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज़ की अलग अलग भाषाएं हैं। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, रसिया में रसियन बोली जाती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, इंडिया में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, तमिल वगैरह वगैरह। लेकिन इंग्लिश ऐसी भाषा है जो हर जगह बोली जाती है। आपका लक्ष्य सिर्फ बीएससी पार्ट 1 को पास कर लेना नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको इंटरनेशनल लेवल तक जाने की इच्छा के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। कहीं भी हम जाएं, हम बोल भी सकें, पढ़ भी सकें, समझ भी सकें। इसलिए इंग्लिश को अपनी को मजबूत करिए। हालांकि आपका 12th क्लास में जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं ये समझता हूँ आपने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ा है। जहाँ तक फिजिक्स को समझने की बात है तो फिजिक्स में कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जो कि हिंदी वाली सामान्य भाषा में नहीं मिलते। लेकिन आज की हिंदी किताबें 11th 12th की आती हैं, उनके ब्रैकेट में जैसे उसमें त्वरण लिखा है तो अंग्रेजी में वहाँ एक्सीलरेशन भी लिखा होता होगा। अगर वहाँ बल लिखा है तो ब्रैकेट में फोर्स भी लिखा होता होगा। कुछ खास शब्द हैं, उनको आपको ध्यान देना है और आपको वाक्य बनाने आते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इंग्लिश से पढ़ना सीखें और इंग्लिश में जो भी हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर लिटरेचर जो पढ़ा हुआ है अच्छी अच्छी जगह का, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, टेक्सास, MIT
कोई सी पर्टिकुलर टॉपिक के यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो तो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। अब अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप कमज़ोर समझ रहे हैं, दुगनी मेहनत करनी होगी, साथ साथ इंग्लिश मीडियम में अपने आप को कन्वर्ट करें। इसके अलावा दूसरी सलाह आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती, तो कोशिश करें। तो ये जो हमने कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र होता है, जैसे हमने कहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। हमने एग्जाम्पल दोनों पे दे दिए, फ्रेम एट रेस्ट और एक फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सुविधा की दृष्टि से हमने पिछले टर्म में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा भी बनाया था, क्योंकि बिना रिलेटिव मोशन के कोई भी मोशन को डिस्क्राइब करना उचित नहीं होता। तो अगर आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस लिया है तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश भी लेना होगा, ठीक है। एस डैश किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है, हम किसी और डायरेक्शन में y एक्सिस के अलोंग भी ले सकते थे, z एक्सिस के अलोंग भी ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंपलेस्ट, एक ही रास्ता तो चुनोगे, तो जो सिंपलेस्ट होगा उसको हमने चुन लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मूव करते हुए दिखा दिया। किसी हैफजेड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में भी हम मूव करा सकते थे एस डैश को। ये केसेस डिस्कस करने को हो सकते हैं, इनको थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल अभी देंगे भी, आप बैकग्राउंड में देख लीजिए। आप ये मत समझिए कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, आप उसकी चिंता ना करिए, हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है। लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस फिजिक्स में हर जगह लागू होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंट तरीके से आप अपने बुद्धि में बैठाइए, इसलिए मैं डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी कंसीडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरी तरफ जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उनके एग्जाम्पल हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप समझ लीजिए। उनके एग्जाम्पल हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके भी आगे जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल अर्थ रोटेशन। अर्थ जो है स्वयं में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा एक्सीलरेटेड, जो त्वरित होते हैं, जिनमें किसी निश्चित एक्सीलरेशन से अगर मूव कराएंगे एस डैश को तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो एग्जाम्पल इनके हुए। हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि न्यूटन का पहला और दूसरा नियम इसमें लागू होते हैं और इसमें नहीं लागू होते। मैं ये बताना चाहता हूँ, उसमें लागू होते हैं तो वो तो आप समझ लोगे, लेकिन क्यों नहीं लागू होते ये हमें समझाना बाकी था, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमने एक ही फिगर उसी को बनाया, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बजाय किसी एक्सीलरेशन ए से मूव कराने लगे। सपोज किया कि ये जो हमने जिस पॉइंट पी पे आपने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, यहां पे एक बॉडी एज्यूम कर लीजिए जिसका मास m है, और इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सिचुएटेड है वो बॉडी। कोई प्रॉब्लम? इस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू ma होगा। कोई प्रॉब्लम? इस ऑब्जर्वर को चूंकि a एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रही है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, अगर इसका m मास है, a उसका त्वरण या एक्सीलरेशन है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर ma होगा। इसको समझने में शायद किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं अब दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि ये ऑब्जर्वर देखना चाहे कि ये बॉडी अगर स्पेस में है, बॉडी
इसके साथ चल रही है वो अलग बात है, इसके साथ चल रही है ये अलग बात है, लेकिन ये अपना स्पेस में अलग से है, ये भी हम कहना चाहते हैं। अगर ये बॉडी यहाँ पे है और ये हमने स्पेस में सिचुएट कर रखा है और ये एक एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये सपोज करते हैं कि ये रेस्ट में सपोज करते हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा और इसको रिकॉर्ड करेगा ये, तो इसको क्या दिखाई देगा इसके बारे में, पीछे छूटती जाएगी, एस एस वाला ऑब्जर्वर आगे की ओर मूव करता चला जा रहा है और बॉडी कहाँ रहेगी, पीछे। किस तरीके से चलती हुई दिखाई देगी, माइनस ए एक्सीलरेशन से। किससे भाई, अगर ए एक्सीलरेशन से ये आगे जा रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा, माइनस ए एक्सीलरेशन से पीछे जा रहा है। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत भाई, पीछे जो छूटना है तो वो हमको दिखाई देना ही हुआ जहां हम रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉडी जा रही है। इससे सरल भाषा में नहीं बता सकते, चल हम रहे थे लेकिन हमको चलते हुए बॉडी दिखाई दे रही थी। किस तरीके से बॉडी चल रही है, माइनस ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो उसमें लगने वाला फोर्स कैसा दिख रहा है, F इक्वल टू एम मास है तो माइनस एम हो जाएगा। जबकि तीसरा दस्ता देख रहा है जो मजा ले रहा है, खिलौने की तरह नाच रहे हैं सब, कहते ईश्वर है सब देखता है, वही थर्ड ऑब्जर्वर है। वो खूब मजा लेता है कि कठपुतली की तरह कैसे इंसान घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं। बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो देखने वाला, जो दृष्टा जिसको कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, उसकी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसको दिखाई दे रहा, इसको तो दिखाई माइनस आने दे रहा है। अब न्यूटन का नियम क्या कहता है कि बॉडी पे जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी स्टेट में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसमें कोई फोर्स लगा ही नहीं, लेकिन ये देख रहा है कि इसमें फोर्स लग रहा है, तो गलत नहीं हो रहा। एम ए माइनस एम ए नॉट का फोर्स दिखाई दे रहा है जबकि बॉडी पे लग नहीं रहा है। तो यहां न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो फेल नहीं हो रहा, सेकेंड लॉ। इसलिए एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने समझा दिया, दोनों के एग्जाम्पल दे दिए हैं। रही बात, ये बहुत बड़े क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में नहीं आएगा, आपके बुक में जो दिया हुआ है उसे तो बेसिक डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए, फिगर भी बना लीजिए एस और एस डेस के रूप में, उनके एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं लिखे, समझना आपके लिए जरूरी था, वो आपने समझ लिया है। और जितना मन करे उतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, ये भी आप करें। ये बात समझ में आ गई कि न्यूटन का सेकेंड नियम कैसे। अब उसमें तो इतने ही में आधा पेज भर दिया होगा बुक में, लेकिन घुमा फिरा के उसी में फिगर बना के 2-3 बार फिगर बनाएंगे, एम ए नॉट फिर माइनस एम ए नॉट दिखाएंगे, एफ को डी पी बाई डी टी एक लाइन में लिखेंगे, फिर एम को बाहर निकालेंगे, एम डी वी बाई डी टी लिखेंगे। इस तरीके से लिख के वो जगह भर जाती है। उससे डरने की बात नहीं है, स्टोरी की तरह बुक में पढ़ते हुए आप इसके नोट्स बना सकते। ओके, अब हम और आगे चलते हैं। एक टॉपिक इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम बताना चाहते हैं। आपने नाम गैलीलियो का सुना है? गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया था, लेकिन न्यूटन की तरह उन्होंने तीनों नियम नहीं दिए थे। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उनका सम्मान कम नहीं हुआ, गैलीलियो का सम्मान आज भी है। तो गैलीलियो ने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करके कहलाता है। थोड़ा सा इसके नोट्स ना बनाइए, या बनाइए तो बस आधे पेज में बनाइएगा, मैं सिंपल सी चीजें बताए दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस
one S and other S dash. The observers are O and O dash. Let a body or a particle is at P. The coordinates are X, Y, Z, T as per frame of reference S dash. सॉरी S, और S dash के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X dash, Y dash, Z dash और टाइम dash. ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में तो नहीं? इसकी लोकेशन O dash के हिसाब से आप ये कहेंगे कि R dash है, और इसकी लोकेशन इसके हिसाब से R है. वेक्टर R से दिखा दिया, ये हो गई R, ये हो गई R dash. भाई दोनों ऑब्जर्वर हैं T टाइम पे, इनिशियली एट T इक्वल टू डैश इक्वल टू 0 पे O और O डैश कोइंसाइड कर रहे थे. V वेलोसिटी से चूंकि ये चल रहा है, तो T टाइम पे जो सिचुएशन आई उसको हमने यहाँ पे बना दिया. तो उस समय जो लोकेशन है इसकी R है, इसकी R डैश है. ये डिस्टेंस क्या होगी? 0 टाइम पे यहाँ था, V वेलोसिटी से T टाइम भर चला, तो इससे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? VT. अब अगर इसमें जोड़ करोगे वेक्टर्स का तो आप लिखोगे VT प्लस R डैश इक्वल टू R. यही तो लिखोगे, VT प्लस R डैश इक्वल टू R. यही तो लिखोगे, या R डैश इक्वल टू R माइनस VT. ये लगा सकते हो वेक्टर. ठीक है, यही तो आप लिखोगे. ये रिलेशन आ गया, कई दोनों के बीच में संबंध आ गया, ये रिलेशन आ गया. इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि एक के कोऑर्डिनेट को दूसरे के कोऑर्डिनेट में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया. तो इसी को कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. अब आप जो कोऑर्डिनेट वाइज है वो भी कर सकते हो. चूंकि वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो वाई डैश इक्वल टू वाई, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा. ये जो उनके वाई और जेड जब बनाओगे तो जेड डैश इक्वल टू जेड भी आएगा. और टाइम में कोई बहुत नॉर्मल स्पीड्स में परिवर्तन नहीं होता. वो आगे चल के थर्ड ईयर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि टाइम भी बदल जाते हैं, वो हो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन नॉर्मल स्पीड्स पे, अर्थ की स्पीड लेवल पे ये चेंज नहीं होते. ये तीन कोऑर्डिनेट सेम है. अंतर कहां पे आएगा? एक्स में. क्योंकि आप कैसे लिखते हो? आर डैश इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप. इसी तरीके से आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे ये सब सारी चीजें आई कैप वाले करोगे कंपेयर, और जे कैप वाले करोगे, तो इसी से निकल के हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि अलग से आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है. लेकिन इसका यूज जब आप नॉन इनर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप बुक से पढ़ोगे तो उसमें ये यूज कर सकते हो. तो जब आप अपने आप करोगे, इसलिए मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को बताना जरूरी समझा. तो अब इससे क्या निकल के आएगा? एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस VT. जब ये सब सामने सामने यहाँ रख दोगे, कंपेयर करोगे तो ये सब अपने आप निकल के आ जाएगा. मैं टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इतने आप समझदार हैं, इतनी वेक्टर करना आपको आता है, आपने 11th 12th लेवल पर पढ़ा है. ठीक है, इसी तरीके से y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t. जो ये इक्वेशन लिखी हुई है यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ये y एक्सिस के अलोंग चला होता तो x डैश इक्वल टू x होता, y डैश इक्वल टू y माइनस VT होता, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t होता. है ना? अगर z के अलोंग चला होता तो इस डायरेक्शन में मोशन दिखाते हैं, तो x डैश इक्वल टू x, जहां बदलेगा वहीं तो परिवर्तन होगा. और अगर किसी और डायरेक्शन में चला होता, सपोज करते हैं ये फिगर होता, एक बता दिया है, दूसरे आप समझ सकते हो. ये है, ये एस डैश है, ये एस है, और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से चला
तो जैसे इसमें आप v इक्वल टू dx sin कैप प्लस by j कैप और प्लस bz k कैप 3 कंपोनेंट आ जाएंगे इसमें। यहाँ तो x एक्सिस के अलोंग चल रहा था, हमने सिर्फ x वाले में यूज कर लिया। y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 है, z डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलता तो vx भी होता, vy भी होता और vz भी होता, तब यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती? कोई बता सकता है खड़े होके अगर समझ में आ रहा है? एनीवन फ्रॉम योर ग्रुप कैन यू टेल मी? y dash is नहीं, ये क्या होता अगर ये वाली सिचुएशन होती तो क्या लिखते? x डैश इक्वल टू x माइनस vx t। शाबाश, vxt हो जाता, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो vx होती वो vx है। है। लेकिन इसमें y के अलोंग भी मामला बन रहा है, तो y डैश इक्वल टू y माइनस v by t। शाबाश, अब मैं समझ गया, बच्चे समझ गए। z डैश इक्वल टू z माइनस vz t। vz एंड t डैश इक्वल टू, ये फिर जनरल डायरेक्शन में ये हो जाते हैं। हमने एक सिंपलेस्ट से शुरू किया, मैंने उसी की तुलना से अगर y डायरेक्शन में मूव करेगा उसको भी समझा दिया है, और अगर z डायरेक्शन में चलेगा तब भी समझा दिया है, और अगर किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में चलता है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, vx, vy, vz। तीनों इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। वो x एक्सिस के अलोंग मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला vx है, y एक्सिस के अलोंग चलने वाला जो कंपोनेंट या अवयव है वो vy है, और z एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट vz है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इससे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कि लेंथ वेरी करती है, नहीं करती है, इनवेरिएंट होती है, वेलोसिटी में अंतर आता है, वही जो रिलेटिव डिफरेंस होता है कि दो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की डिफरेंस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस हो जाता है। ये चीज आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी देख सकते हो। एक्सीलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर इसी को डिफरेंशिएट करोगे dr डैश बाई dt करोगे तो dr बाई dt माइनस dv अपॉन dt है ना। अब ये जो है, अगर हम ये वेक्टर के मोशन की बात कर रहे थे तो आप ये वेलोसिटी इसकी करोगे, एक्सीलरेशन करोगे तो ये क्योंकि किसी एक्सीलरेशन से चल नहीं रही है बॉडी तो ये 0 हो जाएगा, तो a डैश इक्वल टू ar है ना। अगर किसी एक्सीलरेशन से कोई बॉडी चल रही है, मतलब ये जो रेस्ट में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन पार्टिकल किसी एक्सीलरेशन से चल रहा है तो उसके निकालने के ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। व्हाट इज r, व्हाट इज r डैश? r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p और बॉडी p, जो भी आप मानते हैं। अगर ये पार्टिकल स्वयं में चल रहा हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? dr बाई dt o फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, और dr डैश बाई dt o डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। यही तो समझ में आ रहा। उसका एक्सीलरेशन d2r बाई dt स्क्वायर और दूसरा के हिसाब से d2r डैश अपॉन dt स्क्वायर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई थिंक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड जितना मुझे बताना चाहिए था बेसिक लेवल पे, यहीं पे बात अपनी खत्म। समझें, आप समझ गए हैं, हमने हर एंगल से समेटा है। जब आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, फिक्टिशियस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, चूंकि एग्जाम में जरा सा भी पूछ लिया जाए बहुत है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसके लिए आपके पास मसाला बहुत हो चुका है, घुमा फिरा के आराम से कर सकते हो। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, वो भी आप सिर्फ पढ़ के ही स्वयं सॉल्व कर दोगे। इतना तक मैंने बता दिया। अब हम लोग सब चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। क्या मैं अपने एंगल से बताऊं या इसको आप अपने आप कर लेंगे?
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। इतने बार लगातार मैं बक रहा हूँ कि न्यूटन का प्रथम नियम ये है और न्यूटन का द्वितीय नियम ये है। कभी हिंदी में नहीं बका, न्यूटन का मतलब यहाँ बका या वीडियो में बका, दोनों बातें एक ही है ना। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है कि वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम कहलाता है या प्रथम नियम कहलाता है। द्वितीय नियम यह है कि जब वस्तु में की अवस्था में परिवर्तन होता है तो किसी बल के द्वारा होता है और अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, F बराबर dt बटे dt। ये संवेग परिवर्तन की दर है और ये बल है। तो लगाए गए बाह्य बल के बराबर संवेग परिवर्तन की दर होती है। अगर P को हम mv लिखें, द्रव्यमान, अब हिंदी पूरी बोले, इंटू वेग, द्रव्यमान अब हिंदी वाले और बोलते हैं गुणित वेग, मल्टीप्लिकेशन को गुणा कहते हैं। तो द्रव्यमान गुणित वेग बटे dt। तो m की स्थिर है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। m को बाहर लेते हैं dv बाई dt हो जाता है ना। तो इसी को त्वरण a कह देते हैं या F बराबर ma हो जाता है। ठीक है। अब घुमा फिरा के बुक में क्या किया होगा, दो बॉडी ली होंगी, m1a1 बराबर m2a2, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी है जिनमें हम समझते हैं कि आप लोग इतने समझदार हैं कि स्वयं रीड करके मतलब भर के बना लीजिए। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे न्यूटन के नियम 99%, 99.99% नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत पीछे से आएंगे, इसलिए मैं और नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ एडवांस है तो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट जो है इन पे सम्स हैं जो आपने 11th-12th में किए हैं। जैसे आप एक टॉपिक है कि डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, ये सब आपका 11th वाला है। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए, वही काफ़ी नहीं है। जब हमने रोटेशनल मोशन वाला वीडियो जिसने भी देखा हो, नहीं देखा है तो क्रम से देखना शुरू करें। आपको मतलब यहाँ क्लास में पढ़ने से कम फायदा नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत सही है कि उतना जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो अकेले में उतने शब्द जो है ज़्यादा उदाहरण के सहित नहीं बनते हैं। तो वीडियो का वैसे भी जब समझाने, बड़ा वीडियो देख के कभी मत डरिए क्योंकि उसमें हमने शायद मूड बना हो तो ज़्यादा समझाने की कोशिश करी होगी, इसलिए बड़ा हुआ होगा, है ना। स्पीड माने क्या कहते हैं, आरंभिक वेग, और फाइनल वेलोसिटी माने अंतिम वेग, त्वरण a या एक्सीलरेशन, डिस्टेंस s माने दूरी s। तो इनको मिला के u प्लस माइनस रिटार्डेशन है तो माइनस हो जाता है s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ है। एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड भी है, ऐसा इक्वल टू u प्लस a बाई 2 स्क्वायर माइनस। इस तरीके से 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन पर बेस्ड जितने भी सम्स इस बुक में दिए हैं, जो जो आपको समझ में आए ये आपको करने हैं। न्यूटन के नियम और इनको मिला के जो बनते हैं उनको आपको करना है। यही रेक्टिलिनियर मोशन से संबंधित है। इसके अलावा आपको जो मोशन वर्टिकल होती है गुरुत्वाकर्षण के अंदर, क्योंकि वहाँ भी फोर्स का ही हिसाब किताब है, गुरुत्वीय बल लग जाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऊपर फेंकी जा रही है, नीचे आ रही है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन के भी सम कर सकते हो, प्रक्षेप गति जो हिंदी में होती है। आप अपनी पुरानी वाली जो बुक है उससे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फिर इससे पढ़ लेना, इनके सम्स कर लेना। उसके अलावा जो सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था
जिसमें अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल पढ़ा था, सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एम आर ओमेगा स्क्वायर जो होता है सेंटीपिटल फोर्स, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वो आराम से सब कुछ मिला जुला के मैं समझता हूँ कि आप स्वयं करें, यही काफ़ी है। मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने वहाँ पढ़ लिया है अगर समझ के, उसमें अगर डिफ़िकल्टी है तो हमको आप बता दीजिएगा, तो मैं उन चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा। अन्यथा और चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं उनको हम अच्छे से बता सकते हैं। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, आप सबके पास बुक है, उसमें पलट लीजिएगा। और उसमें अगर आपको ये लगे कि ये टॉपिक हमने 11th में, ये जरूरी नहीं कि सब एक समान स्तर से पढ़ते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, कोई कोई बच्चा किसी किसी चैप्टर को थोड़ा कम पढ़ता है, किसी को ज़्यादा पढ़ता है, इसलिए डिफ़िकल्टी आती है कि उस समय जिसने मन से पढ़ लिया है और इस समय यूज़ करना है, बड़े खुशी खुशी पढ़ डालेगा। जिसने उस समय छोड़ा है उसको यहाँ डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन ये ऐसे इनिशियल चैप्टर हैं, शायद कोई नहीं छोड़ता। कुछ ऐसे होते हैं चैप्टर्स जिनमें लोग दांव लगा लेते हैं, लेकिन इसमें शायद दांव कोई नहीं लगाता, चूँकि ये 9th 10th से पढ़ना शुरू हो जाता है, शायद 8th में भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए फिर भी अगर दिक्कत है तो हमें बताइएगा। असली टॉपिक जो हमारा यहाँ पे शुरू होगा, जो नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे, वो होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ से शुरू होगा ये सब चीज़ें जो यूनिट फर्स्ट है ना, तो यूनिट फर्स्ट में 11th 12th की पिछले क्लास की डाली जाती हैं, तो वो जो थी, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया 11th लेवल पे अच्छे से नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा स्ट्रेस करके हमने बताने की कोशिश की। कम नहीं पढ़ाया। तीसरा टर्न है जो हमको नहीं पढ़ाना था, उसमें 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। इसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिए। इसको हमने आपको पूरा एक मैप दे दिया है आपके करने के लिए, आप उसको करते जाइए। और एक्चुअली मैं आज कि पिछला वाला जो यूनिट 3 वाला छूट रहा है, आज मैं पिछला वाला वीडियो अपलोड करूंगा। आज का वीडियो आज अपलोड नहीं करूंगा, नहीं तो वो पीछे छूट जाएगा। अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, उसी के साथ उसको जोड़िए और ध्यान से पढ़िए। उसके 4-5 वीडियो आने हैं तो उनको भी पूरा कर लेते हैं, है ना। तो आज मैं उसी का नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड करूंगा, इसको बचा के रखूँगा। इसको हम जब वो ख़त्म हो जाएंगे तब डालना शुरू करेंगे। थैंक यू।